और बड़ी खबर आपको बताया दक्षिण लेबनान से, जहां पर इजरायल ने भीषण बमबारी की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। तो दक्षिणी लेबनान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हमास के साथ आईडीएफ लगातार युद्ध में लगा हुआ है, लगातार हमास का खात्मा किया जा रहा है। और वहीं दक्षिण लेबनान की बात की जाए तो यहां पर जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन्हें भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हूती पर अभी तक का सबसे बड़ा आघात हो सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन यमन के हूती पर तीसरी बार बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। यह ऐसा हमला होगा जिससे हूती की कमर टूट जाएगी। पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन के हमले में हूती को बहुत बड़ी चोट पहुंच चुकी है। 12 जनवरी को अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में 73 टारगेट्स को तबाह किया था, जबकि 13 जनवरी को अमेरिका ने हूती के 30 ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। लेकिन अब हूती के कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट को उड़ाने की तैयारी है। अमेरिका जासूसी विमान हूती के कमांड सेंटर का लोकेशन लगातार पता लगा रहा है। अब किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। यमन में टारगेट लोकेट हो चुके हैं। हूती के ठिकानों की पक्की जानकारी मिल चुकी है। आधी रात महातबाही का सीन दिखने वाला है। अमेरिकी हमले में हूती शक्ति विहीन हो जाएंगे। बाइडेन और सुनक मिलकर विध्वंसक प्रयोग करने वाले हैं। यह वो प्रयोग होगा जिससे हूती का मृत्यु लोक तैयार हो जाएगा। दो बार हमला कर अमेरिका हूती के एयरपोर्ट, एयरबेस और बंदरगाहों को तबाह कर चुका है। अब हूती के कमांड सेंटर पर वज्रपात करने की तैयारी। रात के अंधेरे में हूती पर जिस तरह से आक्रमण होने वाला है, उससे अरब में अब तक का सबसे बड़ा परमाणु ग्रहण लगने वाला है। बाइडेन सेना निर्णायक प्रहार करने जा रही है। यह वो प्रहार होगा जिससे हूती का अंतिम संस्कार हो जाएगा। अमेरिका के इस ऑपरेशन में ब्रिटेन भी सहयोग देने वाला है। हूती के सर्वनाश का अलार्म तब बजने लगा जब अमेरिका का खुफिया विमान लाल सागर के ऊपर उड़ने लगा था। अमेरिका के सर्विलांस विमान ने 24 घंटे तक उड़ान भरी। इस दौरान उसने हूती के कमांड सेंटर की रेकी भी की। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की टोही विमान ने हूती के हर उस कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट का लोकेशन ढूंढ लिया है जहां से हूती हमले कर रहा है। कमांड सेंटर के लोकेशन मिल चुके हैं। टारगेट सेट हो चुका है। अब हूती पर अंतिम प्रहार होने वाला है। आसमान और समुद्र से विनाश की ऐसी आंधी आने वाली है जिसमें हूती का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लाल सागर से यमन में महाप्रलय का संकेत उस वक्त मिला जब अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से 2 बड़े और विध्वंसक ऐलान हुए। बाइडेन प्रशासन ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि वो युद्ध से दूर रहे
वरना मिट जाएगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने कहा है कि ब्रिटेन हूती पर फिर हमला करने को तैयार है। इन्हीं दो बयानों के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन हूती पर तीसरा और अंतिम आक्रमण करने वाले हैं। यह ऐसा हमला होगा जिससे हूती फिर कभी हमले करने के काबिल नहीं बचेगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती पर अब तक जो 2 हमले किए हैं उससे हूती की शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी है। बारह जनवरी को अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूती के 73 ठिकानों को तबाह किया था। इसमें ज्यादातर वो बंदरगाह थे जिसका इस्तेमाल हूती कर रहा था। 13 जनवरी को सिर्फ अमेरिका ने धावा बोला, कुछ ही घंटों में हूती से जुड़े 30 टारगेट को तहस नहस कर दिया। दूसरे हमले में अमेरिका ने हूती के एयरपोर्ट, एयरबेस और रडार स्टेशन को बर्बाद किया। अब हूती पर फाइनल प्रहार की तैयारी है। अमेरिका और ब्रिटेन हूती के कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट को ध्वस्त करने वाले हैं। यह हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अमेरिका ने हूती पर इस बार जिस तरीके के अटैक का पूरा प्लान तैयार किया, उससे अरब के अंदर महाविनाश का सूत्रपात हो सकता है। अमेरिका के हमले के बाद जंग में ईरान की एंट्री हो सकी है। अगर ईरान जंग में उतरा तो उसे रूस और चीन का साथ मिलना तय है। यह बात बाइडेन और उनकी सेना अच्छी तरह से जानती है। यही वजह है कि पेंटागन ने सीक्रेट तरीके से ईरान को प्राइवेट मैसेज दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक बाइडेन ने जो मैसेज रईसी को भेजा है उसमें ईरान को धमकी दे दी गई कि अगर उसने हूती को बचाने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के बाद हूती बहुत ही कमजोर हो चुका है। लेकिन अंतिम प्रहार पर बाइडेन हूती की ताकत को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि हूती फिर से लाल सागर में अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए खतरा न बन पाए। दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के फाइनल हमले में हूती का वजूद भले ही खत्म नहीं हो, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। और इस तरह बाइडेन की वो कसम पूरी हो जाएगी जो उन्होंने तब खाई थी जब हूती ने लाल सागर में जहाजों पर हमला करना शुरू किया था। और वो सौगंध है हूती का संपूर्ण सर्वनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, लाल सागर में अमेरिकी नेवी की हलचल और बढ़ गई है। अमेरिका ने वॉरशिप का लोकेशन बदला है। हूती पर बड़ा हमले की अब तैयारी अमेरिका कर रहा है। आसमान में अमेरिकी जासूसी विमान लगातार उड़ान भर रहा है। तो लाल सागर से लेकर यमन तक जिनके नाम की धमक है वो कोई और नहीं बल्कि हूती विद्रोही हैं, जिनके बारूदी ट्रेलर ने पूरी दुनिया में खलबली मचाकर रख दी है। लेकिन इन्हीं हूती लड़ाकों के ठिकानों पर 12 और 13 जनवरी को लगातार हमले किए गए। और जानते हैं इस अटैक को किसने अंजाम दिया? सुपर पावर अमेरिका समेत 6 सहयोगी देशों ने। लेकिन अब इस हमले का इंतकाम लेने के लिए हूती लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया है। अभी तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या हूती के शक्ति प्रदर्शन ने अरब में खोल दिया है जंग का नया चैप्टर? इस रिपोर्ट में आप देखिए।
7 अक्टूबर को अरब में जंग की शुरुआत इजराइल और हमास के बीच हुई। मगर अब इस युद्ध में प्रहार, हथियार और किरदार भी बदल चुके हैं। और जानते हैं, गाजा से शुरू हुई जंग का विस्तार लाल सागर तक जा पहुंचा, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। दूर तक फैली रेतीली जमीन और उसके चारों तरफ मौजूद पथरीला पठार, और इसी जगह को यमन के हूती लड़ाकों ने युद्ध का मैदान बना रखा है, जहां ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसाया जा रहा है। विध्वंसक टैंकों, आत्मघाती ड्रोन और आर्टिलरी से प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। बेहिसाब बारूद बरसाया जा रहा है। और 13 जनवरी यानी लगातार 2 दिन यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर अमेरिका सहित 6 सहयोगी देशों ने हमले किए, और इसी अटैक के बाद से यमन के हूती लड़ाकों का क्रोध चरम पर। और जानते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से प्रतिशोध लेने के लिए हूती लड़ाकों ने अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को शुरू किया, जिसमें हूती लड़ाकों ने ड्रोन, टैंक और तोपों से बारूद बरसाए। अर्बन असॉल्ट युद्ध नीति के जरिए भी प्रचंड प्रहार किया। इजराइल, यूएस और यूके के झंडे का भी इस्तेमाल किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हूती लड़ाकों ने वॉर जोन में दुश्मन ठिकानों की टेरिटरी बनाई, और इसके लिए हूती लड़ाकों ने इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के झंडों का इस्तेमाल किया। और इसके बाद पुख्ता प्लानिंग के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर ड्रोन से ग्रेनेड दागे, टैंकों और तोपों से बारूद बरसाए, और अर्बन असॉल्ट यानी शहरी इलाकों में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग। दरअसल इस शक्ति प्रदर्शन के साथ ही हूती ने बड़े स्केल पर हमले के लिए हुंकार भर दी, और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत जिन 6 देशों ने हूती के ठिकानों को दहलाया, जिन्होंने यमन में बारूद बरसाए, और उसी का इंतकाम हूती बेहद ही विनाशक अंदाज में लेगा। हूती लड़ाकों ने सिर्फ युद्धाभ्यास ही नहीं किया, बल्कि यमन पर हुए अटैक के चंद घंटों बाद ही हूती लड़ाकों ने रेड सी में मिसाइल स्ट्राइक भी की। जी हां, ईरान स्टेट टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने लाल सागर में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर मिसाइल दागी। इस हमले के बाद अमेरिकी टैंकर को सीज भी कर दिया गया। हूती ने स्पष्ट कर दिया है कि साइप्रस की जमीन से उड़े ब्रिटेन के फाइटर जेट हो या फिर लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना का बेड़ा, सब उसके टारगेट पर है। लिहाजा इसी कड़ी में हूती ने 12 जनवरी की रात को लाल सागर से अदन की खाड़ी में पहुंचे एक तेल टैंकर जहाज पर मिसाइल हमला किया। हूती के मुताबिक ये जहाज यूके की शिपिंग कंपनी का था। जिस वक्त जहाज पर हमला किया गया, ये यमन से करीब 165 किलोमीटर दूर था। हूती ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका पर पूरी ताकत के साथ पलटवार किया जाएगा। और आपको बता दें, हूती असॉल्ट राइफलों से जंग लड़ने वाला संगठन नहीं, बल्कि उसके पास आज के दौर के आधुनिक हथियार, सैन्य वाहन है, मिसाइलें। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि लाल सागर में बारूदी तूफान लाने वाले इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों को सन्न करने वाले हूती लड़ाकों को ईरान, रूस और चीन से नए हथियारों की खेप मिली, ताकि यमन के हूती विद्रोही भीषण अंदाज में कहर बरपाएं। इधर दावा यह है कि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान, रूस और चीन जैसे मुल्क हथियारों की सप्लाई करते हैं। और जानते हैं हूती विद्रोहियों के पास मौजूदा वक्त में कौन कौन से हथियार है, आप देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों की। जी हां, हूती विद्रोहियों के जंगी खाने में क़ियाम 1, क़ियाम 2, कासिम 2, फतेह 110 और गदर 1 के साथ साथ खैबर शैकन जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के पास कुछ 351, कुछ 2 और कुछ 3 जैसी 3 क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं, जिसे हूती विद्रोहियों ने खुद बनाया है। और वहीं हूती विद्रोहियों के पास कासिफ 1, कासिफ 2,
समद 2, समद 3, शहाब, शाहिद 136 और खतीफ 1 और खतीफ 2 जैसे आत्मघाती ड्रोन्स का भी जखीरा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के पास अटैक ड्रोन के अलावा समद 1, मरसाद 1 और मरसाद 2 जैसे सर्विलांस ड्रोन भी मौजूद हैं, जिनसे वो दुश्मन के ठिकानों की निगरानी करते हैं। और वहीं हूती विद्रोहियों के पास मेड इन ईरान सैयद 2C, सक्र 1 और मिराज जैसी सतह से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी हैं। और इसके साथ साथ समंदर से जंगी बेड़ों पर अटैक करने के लिए हूती लड़ाकों के पास खलीज, फार्स, अल बहर और फज्र 4CL जैसी एंटी शिप मिसाइलें मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के पास बद्र 1P, बद्र 2P, बद्र 3, साइर और कासिम 1 जैसे विध्वंसक गाइडेड रॉकेट हैं। हूती विद्रोहियों के पास ईरान में बने मिसाक 1 और मिसाक 2 जैसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। हूती विद्रोहियों के पास 9M133 कॉर्नेट, टोवसन 1, दहलीफ और तूफान नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मौजूद हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर यमन के हूती लड़ाके लाल सागर में कोहराम मचा रहे थे। मिसाइल ड्रोन के ताबड़तोड़ अटैक के जरिए लाल सागर से गुजरने वाले हर कार्गो शिप, ऑयल टैंकर को निशाना बना रहे थे। और अब इन्हीं विध्वंसकों के साथ हूती के लड़ाके अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और बाकी दुश्मन देशों को टारगेट करेंगे। एक तरफ हूती लड़ाकों के आक्रामक तेवर खौफजदा कर रहे हैं, तो वहीं हूती के हमले से पहले ईरानी प्रॉक्सी का एक्टिव होना अमेरिका के लिए सिर दर्द बन चुका है। जी हां, एक बार फिर सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी, मतलब ये है कि अब हूती की जंगी सनक और ईरानी प्रॉक्सी के बारूदी तेवर सीधे तौर पर महाखतरे का संकेत है। अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे तो यमन द ग्रेट वॉर ऑफ अरब का सेंटर स्टेज बन सकता है। और इसके बाद मुमकिन है सुपर पावर अमेरिका अरब में एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में ठंड और सर्द हवाओं से लोग परेशान हैं। घने कोहरे की वजह से लोगों का सड़कों पर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। दिल्ली समेत देश के 8 अलग अलग शहरों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 तक लुढ़क गई है और पारा 3.5 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं यूपी के कुछ इलाकों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे की वजह से लोग दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर है। 5 दिनों तक उत्तर भारत में लोगों को घने कोहरे से जूझना पड़ सकता है, तो वहीं शीतलहर भी लोगों को परेशान कर सकती है। दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट को जारी किया है। ठंड को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों में कल तक छुट्टी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सड़कों पर घना कोहरा होने से कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। आज सुबह भी दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई। दिल्ली और एनसीआर में इस वक्त घना कोहरा पड़ रहा है और शीतलहर भी लोगों को इस वक्त तड़पा रही है। विजिबिलिटी कई इलाकों में 0 तक पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ठंड के कारण नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। वहीं राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के माउंट आबू में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हरे घास के मैदान, बर्फ यहां पर जम गई है और इसके बावजूद यहां पर सैलानियों का आना जारी है।
राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान एक बार फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। हर जगह बर्फ ही बर्फ है। वाहनों के शीशों से लेकर वाहनों की छतों पर बर्फ जम चुकी है। हरे घास के मैदान सफेद नजर आ रहे हैं। हिल स्टेशन माउंट आबू में ठंड के बावजूद भारी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचे हैं। कड़ाके की ठंड से राहत पाने के लिए सैलानी नक्की झील पर अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश करते नजर आए। गौरतलब है कि जनवरी यानी नए साल की शुरुआत भी 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू हुई थी। उसके बाद तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। और वहीं कनाडा की बात की जाए तो यहाँ पर ठंड ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अल्बर्टा और कोलंबिया में तापमान -36 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आर्कटिक से चली ठंडी हवा के झोंकों से पश्चिमी कनाडा के अधिकांश हिस्से में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कनाडा के अल्बर्टा में पिछले 50 वर्षों में सबसे भीषण ठंड दर्ज की जा रही है। अल्बर्टा के साथ कोलंबिया प्रांत में तापमान -36 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ठंड के कारण बिजली और गैस की मांग बढ़ने से कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सीटीवी चैनल के मुताबिक मध्य कनाडा के निवासियों को बिजली खपत सीमित करने के लिए कहा गया है। पश्चिमी कनाडा के मुख्य हवाई अड्डे बर्फीली तूफान की चपेट में आ गए हैं। इस कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई। और वहीं आप देखिए अयोध्या से सामने आई है राम मंदिर की नई तस्वीरें। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ट्रस्ट ने तस्वीरों को साझा किया है। आप देखिए 22 तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, किस तरह से मंदिर को सजाया जा रहा है। मंदिर में अब तैयारियों को आखिरी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ये ताजा तस्वीर है, खूबसूरत नक्काशी और किस तरह से सुंदर जो स्वरूप है वो राम मंदिर का इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है, मन मोह लेने वाला। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए 7 दिन का वक्त ऐसे में जब बचा हुआ है और अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर, उद्घाटन समारोह को लेकर जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी दौर में पहुंच गई हैं। और किस तरह से मंदिर को सजाया संवारा जा रहा, नक्काशी यहां पर की गई है। ये राम मंदिर की सबसे नई तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों को ठहराने के लिए टेंट सिटी बकायदा बसाई गई। कैसी है टेंट सिटी और क्या है यहां पर इंतजाम, आप देखिए। अयोध्या आने वाले अतिथियों के लिए टेंट सिटी बनकर तैयार है। यहाँ वीआईपी और कलाकारों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। टेंट सिटी में ठहरने के लिए कमरे के अलावा 2 डाइनिंग हॉल बनाए गए हैं। साथ ही ठंड से बचने और फायर सेफ्टी का भी इंतजाम किया गया है। टेंट सिटी में 4 प्रकार के कमरे हैं। प्रीमियम कमरे वीआईपी के लिए होंगे। डिलक्स कमरे में खास लोगों को ठहराया जाएगा। तीसरी कैटेगरी के कमरे में 4 बेड होंगे जिनमें कलाकारों को ठहराया जाएगा। चौथी कैटेगरी के कमरे में 8 बेड होंगे जिनमें जूनियर कलाकारों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। वहीं अयोध्या के नाविकों ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास तोहफे की घोषणा की है। अयोध्या के नाविक 22 जनवरी को सभी श्रद्धालुओं को मुफ्त में नौका यात्रा कराएंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भगवान राम 22 जनवरी को नए और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने की खुशी अयोध्या के निषादों में भी है। अयोध्या के नाविक 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मुफ्त में नौका यात्रा कराएंगे। नाविकों ने कहा कि निषाद समाज का प्रभु श्री राम से अटूट रिश्ता रहा है। वन गमन के समय निषाद राज ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को बिना शुल्क नदी पार कराई थी। इसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इधर मेरठ की लीफ आर्टिस्ट ममता गोयल ने अपनी कला को आध्यात्म से जोड़ते हुए पत्तियों पर भगवान राम की जीवनी को उकेरा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है। सभी राम भक्त अपने अपने तरीके से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा पेश कर रहे हैं। मेरठ की राम भक्त ममता गोयल ने भगवान राम को अनोखे ढंग से पेश किया है। ममता ने 2 इंच की पत्तियों पर भगवान श्री राम की जीवनी उकेरी है। भगवान राम मेरे इष्ट देवता हैं और वो शादी से पहले भी मैंने वहाँ से कनक भवन जो है वहाँ से मैंने उनके महंत भी हुए उनसे दीक्षा लिया। पत्तियों पर उकेरी गई राम के जीवन की घटनाओं को कागज पर सजाया है। ममता की कला को लोगों से काफी सराहना भी मिल रही है। इधर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के गांव में भगवान राम की 28,000 स्क्वायर फीट में एक आकृति को बनाया जा रहा है। भगवान राम की आकृति 200 फीट लंबी और 140 फीट चौड़ी होगी।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गुलाना के युवाओं में खासा उत्साह है। गुलाना गांव के युवा कलाकार पत्थरों से 28,000 स्क्वायर फीट में भगवान राम की आकृति बना रहे हैं। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं के साथ साथ गाँव के बच्चे सहयोग कर रहे हैं। भगवान राम की आकृति 200 फीट लंबी और 140 फीट चौड़ी होगी। इसके लिए अलग अलग रंग और आकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कलाकार अरविंद मेवाड़ा का कहना है कि ये आकृति 17 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद महाआरती की जाएगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण की आज पहली किस्त जारी होगी। पीएम मोदी जारी करेंगे राशि, 1 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। आज से बीजेपी का दीवार लेखन अभियान है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा दिल्ली से अभियान की शुरुआत करेंगे। आज से शुरू होगा बीजेपी का शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम। यूपी के सभी संसदीय क्षेत्रों में आयोजित होगा सम्मेलन। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बनासकांठा और गांधीनगर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आज से मेघालय और असम के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तुरा में मेघालय खेलों का उद्घाटन करेंगे। कल से 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी और कोच्चि में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने कंटेनर में बिताई रात। कई बड़े नेता मौजूद रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर डीके शिव कुमार ने कहा, देश को एकजुट और समृद्ध करेगी न्याय यात्रा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल बताएं 84 सिख दंगों के पीड़ितों के बारे में क्या सोचा। दक्षिण लेबनान पर इजरायल का जबरदस्त हमला हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी के हमले के बाद आसमान में दिखाई दिया आग के शोले। लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक प्रहार। आईडीएफ की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। हमले में कई पोस्ट तबाह हुए। इजरायल हमास युद्ध के 100 दिन के बाद गाजा के आसमान में दिखाई दिया धुआं। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पर बमबारी कर रहा है इजरायल। गाजा सीमा पर इजरायली सेना ने बढ़ाई तैनाती। सीमा पर तैनात किए टैंक दुश्मनों पर बरसा रहे गोले। इजरायल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 लड़ाकों को आईडीएफ ने किया ढेर। आईडीएफ का दावा, हमले की कोशिश में थे लड़ाके। भुखमरी के कगार पर गाजा की जनसंख्या। राहत सामग्री के ट्रकों का इंतजार कर रहे सैकड़ों फिलिस्तीनी। आईडीएफ के हमले के बाद तबाह हो गया गाजा। इजरायल हमास युद्ध के 100 दिन पूरे होते ही मध्य गाजा में हवाई हमलों में 15 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद मलबे में तब्दील हो गई इमारतें। खान यूनिस में इजरायली सेना की छापेमारी। इमारत की दीवार को तोड़कर अंदर घुसी आईडीएफ। घर के अंदर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। हमास के लड़ाकों का आईडीएफ पर घात लगाकर हमला। हमले में आईडीएफ के सैन्य व्हीकल तबाह हो गए। टैंक पर खर्चे उड़े। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटी आईडीएफ। सेंट्रल गाजा में हमास के ठिकानों को रॉकेट से उड़ाया। राहुल की न्याय यात्रा पर उदित राज ने कहा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, सीट गठबंधन से हिचक रहे कांग्रेस के सहयोगी दल। मायावती का 68वां जन्मदिन आज। लखनऊ बीएसपी दफ्तर में भव्य कार्यक्रम। आज इंडिया अलायंस पर साफ कर सकती है अपना रुख मायावती। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में आज अयोध्या जाएंगे कांग्रेस नेता। रामलला का दर्शन करेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश हो रही है, हमें मस्जिदों को बचाना होगा। शिवसेना में शामिल होने के बाद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति और नेशनलिज्म का पक्षधर हूं। देवड़ा की पार्टी में शामिल होने पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। मिलिंद देवड़ा पर भड़के विपक्षी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, आयातित नेताओं से मजबूत होना चाहती है बीजेपी। मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है पीएम मोदी का विरोध करना। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला। कहा कि पीएम के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं। 8 महीने बाद भी मणिपुर नहीं आए। इजरायल पर हमास के लड़ाकों का ताबड़तोड़ हमला। आईडीएफ की सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया। दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाजें। गाजा में इजरायल के हमले में भारी तबाही हुई। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया। वीडियो सामने आया। गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमलों के बाद तबाही का वीडियो सामने आया। दीर अल बलाह में आईडीएफ के हमलों में हमास का कमांड सेंटर तबाह हो गया। लेबनान से घुसपैठ कर रहे लड़ाकों के साथ आईडीएफ आमने सामने की जंग लड़ रही है। हमले में इजरायली सेना के 5 सैनिक घायल हो गए, अस्पताल में एडमिट। गाजा में जारी हमास आईडीएफ के बीच जंग। पीएम नेतन्याहू का हमास को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय दबाव मानने से इंकार। अमेरिका ब्रिटेन के हमलों से दहला यमन का हुदैदा। हुती मीडिया के मुताबिक अल लाहिया को बनाया निशाना। हमले में नहीं हुआ कोई भी घायल। हुती के कमांड सेंटर को तबाह करने की अमेरिका की बड़ी तैयारी। 6 एयरक्राफ्ट यूएई और जिबूती पहुंच गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ताकत दिखाने को तैयार इंडिया अलायंस फोर्सेस के मुताबिक आप कांग्रेस में बनी सहमति। कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अधीर रंजन को बीजेपी का एजेंट कहा। कुणाल घोष ने कहा, भ्रमित करने वाले बयान दे रहे अधीर रंजन। यूसीसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। पोंगल पर अलग अंदाज में दिखे पीएम मोदी। गाय को चारा खिलाते नजर आए और दुलारते हुए नजर आए पीएम मोदी। धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। नदियों में श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। मंदिरों में काफी भीड़ है।
मकर संक्रांति के अवसर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजा गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। मुंबई से अयोध्या के बीच आज से सीधी उड़ान सेवा नियमित तौर पर मिलेगी। मुंबई से अयोध्या की फ्लाइट। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरभजन सिंह ने वीडियो को पोस्ट किया, लिखा 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन का इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर अश्विनी चौबे ने कहा, जिसको राम से प्रेम वो बिना निमंत्रण के भी आएगा। अमेरिका ने अपने वॉरशिप का लोकेशन बदला है, कभी भी हूती पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। पेंटागन में अमेरिकी वॉर कमांडर्स की सीक्रेट बैठक, हूती पर हमले को लेकर बनी स्ट्रेटेजी, अमेरिका का साथ दे सकता है ब्रिटेन। अमेरिकी विमानों को तबाह करने की तैयारी में हूती, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों को रेडी किया। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद एक्शन में हूती, वीडियो में भीषण युद्ध की तैयारी करते नजर आए हूती विद्रोही। नाविकों की कमी के चलते ब्रिटेन के वॉर मिशन को झटका लगा, लाल सागर में तैयार नहीं हो सका ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका और ब्रिटिश स्ट्राइक से दहल गया यमन, हूती के 120 से ज्यादा ठिकानों पर हमला। अटैक में हूती के कमांड सर्विलांस सेंटर तबाह हो गया। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, अमेरिकी बमबारी में हूती के ठिकाने तबाह हो गए, 6 लड़ाकों की भी मौत। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने यमन के लड़ाकों की तारीफ की, कहा अमेरिका और ब्रिटेन के सामने मजबूती के साथ खड़े हैं, अपने नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग ने किया मिस्र का दौरा, गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए चर्चा की है। ताइवान पर भी बोले वांग, ताइवान की स्वतंत्रता कभी संभव नहीं। लाल सागर में हो रही जंग पर मिस्र चीन ने जाहिर की है चिंता, कहा गाजा में हमलों को रोकने के लिए एकजुट होने की कोशिश करें। प्राण प्रतिष्ठा पर नेपाल के सांसद विमलेंद्र निधि ने कहा कि यह गर्व का क्षण है, नेपाल अयोध्या के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। बिहार के औरंगाबाद से अयोध्या की पदयात्रा पर निकले श्रद्धालु 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में मुफ्त होगी नाव यात्रा, निषाद समुदाय ने इस बात का ऐलान किया। यूपी के इटावा में 2 मुस्लिम लड़कियों ने पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर बांटे दीपक। सीएम केजरीवाल ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर, और इसके मौके पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ेगी चादर। राजस्थान और एमपी में प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं बिकेगी शराब, 22 जनवरी को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन का नाम बालेश्वर जंक्शन हुआ, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर नाम बदला गया। दिल्ली में आज से 2 पाली में खुले एमसीडी के स्कूल, दिल्ली में सुबह 9 से 5 बजे के बीच चलेंगी कक्षाएं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कल तक बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, कड़ाके की ठंड की वजह से प्रशासन का फैसला। हरियाणा पंजाब में ठंड से 5वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद, 6ठी से 12वीं तक के स्कूल 10 बजे से खुलेंगे। उत्तर कोरिया ने दागी 2024 की पहली बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया ने पुष्टि की है अलर्ट मोड पर जापान और दक्षिण कोरिया। ताइवान को अमेरिका के बधाई संदेश पर भड़क गया चीन, कहा अमेरिका का ताइवान की स्वतंत्रता पर जोर देने वाला बयान गलत है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड कैमरून का बयान, दशकों में सबसे खतरनाक दौर में है दुनिया, पूरे दुनिया में चल रहा है युद्ध। तुर्की के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में किए हवाई हमले, सीरिया के 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। सीरिया में तुर्की हमले के बाद फ्रांसीसी सीमेंट की फैक्ट्री का एक हिस्सा तबाह हो गया। अमेरिका में बर्फबारी और तेज हवाओं से कई घरों की बिजली गुल हो गई, 7000 से ज्यादा उड़ानों पर तूफान का असर पड़ा। कनाडा में जबरदस्त ठंड के बीच लोगों को बिजली की खपत कम करने का निर्देश, 50 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ ठंड है, -36 डिग्री तक तापमान गिर गया। यूक्रेनी ड्रोन को चकमा देकर रूसी सैनिकों ने बचाई अपनी जान, यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन हमले से बच निकला रूसी सैनिक। कई देशों ने यूक्रेन शांति सूत्र पर दावोस में की है चर्चा, भारत और कई दूसरे देशों ने यूक्रेन में शांति बहाली पर जोर दिया। रूस का दावा, रूसी हमले में यूक्रेन की सैन्य पोस्ट तबाह हो गई, कई औद्योगिक सुविधाओं को भी ध्वस्त किया गया।